नमस्कार, आपका स्वागत है विस्तार न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहली खबर के साथ, क्योंकि यह खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। तो लोकसभा चुनाव अब 5वें चरण में पहुंच गया है। आज 5वें चरण का प्रचार प्रसार भी थम जाएगा। उड़ीसा, यूपी समेत 8 राज्यों की 49 सीटों पर 20 मई को मतदान होना है। 5वें चरण में सभी दिग्गज नेताओं ने प्रचार प्रसार किया है, अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पीएम मोदी हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, सभी नेताओं ने धुआंधार रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं और जनता तक अपने मुद्दों को और गारंटी को पहुंचाने की कोशिश की है। 5वें चरण में कई दिग्गजों के जो साख है, किस्मत है, वो भी ईवीएम में कैद होने वाली है। तो अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 5वें चरण के चुनाव के समय आते आते लोकसभा चुनाव किस हद तक बदल गया है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के मतदान का चुनावी शोर आज थम जाएगा। आज शाम को चुनावी शोर पर रोक लग जाएगी और इसके बाद उम्मीदवार जनसंपर्क में जुटेंगे। 5वें चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर 20 मई को मतदान होना है। 5वें चरण में 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में सबसे अधिक सीटें यूपी की हैं। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जहां कुल 144 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई हाई प्रोफाइल चेहरों की किस्मत दांव पर। यूपी की रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली संसदीय सीट की चर्चा सूबे के साथ पूरे देश में चर्चित है। यहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट इकलौती सीट है जिस पर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। सोनिया अब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी है। कांग्रेस ने काफी इंतजार के बाद रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने यहां दिनेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे चर्चित चेहरे बने हुए। बीजेपी के राजनाथ सिंह के सामने सपा के रविदास मेहरोत्रा हैं। मंत्री रह चुके मेहरोत्रा फिलहाल लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से सपा के विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ में सरवर मलिक को उम्मीदवार बनाया है। 2019 लोकसभा चुनाव में लखनऊ संसदीय सीट से बीजेपी के राजनाथ सिंह ने जीत हासिल की थी। तब लखनऊ सीट पर 54.78% मतदान हुआ था। वहीं केंद्रीय मंत्री और अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनावी मैदान में। वहीं कांग्रेस ने केएल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने नन्हे सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को मात दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर 54.8% मतदान हुआ था। 5वें चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी के सामने सीटों को जीतने के साथ ही इस चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की भी चुनौती होगी, क्योंकि पिछले चरणों में हुए कम मतदान से कई सारे सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक मतदान हो सके। विस्तार न्यूज भी आपसे अपील करता है कि अगर आपके क्षेत्र में मतदान है तो अपने घरों से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश चौधरी भी लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली से। राकेश, लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण के लिए आज प्रचार प्रसार तो थम गया है, लेकिन दिल्ली में जो राजनीतिक रंग है वो अपने उफान पर है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जनसभा कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी चांदनी चौक में जो है जनसभा कर रहे हैं। क्या कुछ दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिहाज से रंग आपको देखने को मिल रहा है? भारत, दिल्ली का सियासी पारा बिल्कुल बढ़ चुका है, क्योंकि पीएम मोदी की भी रैली है, जनसभा होना है, राहुल गांधी की भी रैली होनी है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का सियासी पारा इस वक्त कितना बढ़ा हुआ है। इस वक्त मैं मनोज तिवारी के इलाके में हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हूँ। यहाँ पीएम की जनसभा होनी है, कुछ देर बाद ही होनी है, लेकिन ये होगा छठे चरण के लिए। पीएम मोदी छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार में जुट रहे हैं और दिल्ली का रुख कर रहे हैं।
लेकिन आज शाम 6 बजे के बाद 5वें चरण में जो 49 सीटों पर मतदान होना है भारत, उसके लिए प्रचार आज थम जाएगा। जरा आप वो और इस तस्वीरें थमने भी के हमें साथ ही दिखाइए, हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में होंगे, मनोज तिवारी के लिए जनसभा कर रहे होंगे, तो भीड़ कैसी आई है, लोगों में कितना उत्साह है, राजनीतिक रंग की जो मैं बात कर रहा हूं वो इस वक्त दिल्ली में कैसी दिख रही है, जरा दिखाइए विस्तार न्यूज के दर्शकों को। बिल्कुल भारत यहाँ बिल्कुल भारत, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सड़क है, मुख्य सड़क है, जहां से पंडाल तक पहुंचने की कोशिश में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। यहां से ही भीड़ आपको दिख जाएगी कि कहां तक लोग यहां पहुंचे हैं। और साथ ही साथ यहां ये पहला एंट्री गेट है और इस एंट्री गेट पे ही आपको भीड़ नजर आएगी। ये उत्साहित हैं, ये दिल्ली की जनता पीएम मोदी को देखने के लिए उत्साहित हैं। दिल्ली की जनता पीएम मोदी को सुनने यहाँ पहुँची है। मैं अपने सहयोगी रेहान खान को कहूँगा कि आपको यहाँ पंडाल दिखाएं। रेहान जी, एक बार पंडाल दिखाइए आप। इस वक्त मैं सड़क पे मौजूद हूँ, ये एंट्री गेट है भारत, और यहाँ से पीएम मोदी की जहाँ सभा होनी है, पीएम मोदी अब से कुछ देर बाद जहाँ प्रचार प्रसार करेंगे, दिल्ली में चुनावी रथ को आगाज देंगे, दिल्ली में चुनावी प्रचार अभियान को धार देंगे, उस जगह को देखिए भारत। यहाँ आपको दूर से ही नजर आ जाएगी कि भीड़ क्या है, कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ जो लोग पहुँचे हैं वो पीएम मोदी को सुनने आए हैं भारत। बिल्कुल राकेश, मोदी मतलब ही माहौल हो गया है इस देश में, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, अगर जनसभा की बात कर ले, अगर रैली की बात कर ले, तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली की बहुत गजब की बात होती है, गजब रंग देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर आपको हम बताएंगे, जिसमें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली, बिहार, झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र के दौरे पर गए हुए हैं। और मुंबई में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चुनावों के लिहाज से शिवाजी पार्क दादर में जनसभा को संबोधित किया है। वहां पर वो शोभा यात्रा में शामिल भी हुए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है मुंबई में, मुंबई के सियासत में मोहन होना क्या कुछ बताता है, इस रिपोर्ट में जान लीजिए। याद कीजिए वो वक्त जब एमपी में विधायक दल का नेता चुने जाने की कवायद चल रही थी। डॉक्टर मोहन यादव फोटो सेशन में सबसे पीछे नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री बने, अपने फैसलों से खुद को साबित किया और पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी उसे बखूबी निभाया भी। और अब मोहन यादव का कद इन 6 महीनों में इतना बड़ा हो चुका है कि वो देश की सियासत के एक बड़े चेहरे बन गए हैं। पहले यूपी बिहार में यादव फैक्टर को साधने के लिए भेजा गया और फिर दिल्ली झारखंड में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने धुआंधार प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। मगर अब वो महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। मुंबई में मोहन यादव ने मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार किया और प्रत्याशी राहुल रमेश शेवाले के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। मुंबई में मोहन यादव के जरिए बीजेपी ने उत्तर भारतीयों को साधने की कोशिश की है, तो मुंबई में भी यादव वोटर्स की संख्या 7 लाख है। जरा समझिए कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर इतना फोकस क्यों है। मुहावरा बहुत अच्छा है, नए बाल कितने ठेरे भी सामने आते हैं। अभी जरा देख लेना, ये आ रहा 4 जून के तरीके क्या फर्क पड़ रहा है। 4 चरण हो गए हमारे, अब कोई चुनाव बचे नहीं, ना कोई कम ज्यादा कर सकते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया है कि वो हर बार 14 में 27, 19 में 28, अब ये आ गया तीसरा चुनाव, तो अब आप अपने आप गिनती कर लेना। सभी दल उत्तर भारतीयों को रिझाने में जुटे हैं। मुंबई में करीब 40 से 42% हिंदी भाषी मतदाता हैं। उत्तर भारतीय वोटर्स की संख्या 30% है। मुंबई में करीब 6 से 7 लाख यादव वोटर्स हैं। उत्तर भारतीय समाज को प्रतिनिधित्व न मिलने से नाराज हैं। ऐसे नाराज वोटर्स को साइलेंट वोटर कहा जा रहा है। उत्तर भारत के इन वोटर्स को मनाने के हर प्रयास जारी हैं। कई प्रतिनिधियों ने मंचों से अपनी नाराजगी भी जाहिर की। बीजेपी ने मोहन यादव को अब जिम्मेदारी दी है। मुंबई साउथ सेंट्रल सीट में कुल 6 विधानसभा आती है, जिसमें शिवसेना यूबीटी 1, बीजेपी 2, शिवसेना शिंदे 1, कांग्रेस 1, एनसीपी के पास 1 सीट है।
ये सीट शिवसेना के प्रभाव वाली मानी जाती है। यहाँ अब तक कुल 17 बार चुनाव हुए, जिसमें शिवसेना 7 बार जीती। लोकसभा सीट मुंबई साउथ सेंट्रल। राजनीतिक इतिहास, कुल चुनाव 17, शिवसेना के पास 7, कांग्रेस 5, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2। वहीं मुंबई साउथ लोकसभा में भी 6 सीटें हैं। शिवसेना ठाकरे के पास 2, बीजेपी के पास 2, शिवसेना शिंदे गुट के पास 1 और कांग्रेस के पास 1 सीट। मुंबई में शिवसेना के गढ़ में सेंध लगाने का जिम्मा बीजेपी ने मोहन यादव और उत्तर भारतीय नेताओं को सौंपा है, क्योंकि शिवसेना की सियासत हमेशा से ही मराठी मानुष की रही है और उन्होंने उत्तर भारतीयों का कई मर्तबा विरोध किया। ऐसे में अब बीजेपी उन्हीं उत्तर भारतीयों को साथ कर शिवसेना को मात देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में कर्मचारियों और अफसरों की ऑनलाइन अटेंडेंस की कवायद सफल क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ही केंद्र सरकार में इसे लागू किया था और केंद्रीय कर्मचारी जो है, केंद्रीय अफसर जो है, वो तो इस ऑनलाइन अटेंडेंस के फॉर्मूले को पचा पा रहे हैं। लेकिन जब बात मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की जाए, मध्य प्रदेश के अफसरों की जाए, तो पूरी की पूरी कवायद फेल नजर आती है। क्या है कारण कि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन अटेंडेंस जो है वो सफल नहीं हो पा रहा है? इस रिपोर्ट से समझिए। ऑनलाइन हाजिरी से तौबा क्यों? केंद्र में फॉर्मूला हिट, एमपी में अनफिट, क्योंकि ये आराम का मामला है। मध्य प्रदेश में सुशासन और अफसरों को पाबंद करने के लिए बनाया गया ऑनलाइन हाजिरी सिस्टम अब फेल नजर आ रहा है। कुछ विभागों के अलावा हर जगह सिस्टम बिगड़ गया है। प्रदेश में 2008 में ही सिस्टम लागू होने के बाद भी कर्मचारियों और अफसरों में मुस्तैदी नहीं आई है और नतीजा बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन, डिजिटल कार्ड और सार्थक ऐप तक फेल हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि 2014 में मोदी सरकार ने ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम लागू किया और ये कामयाब भी हुआ। जरा समझिए एमपी में कैसे फेल हो गया ये और केंद्र में क्यों हिट है। रजिस्टर्ड कर्मचारियों की संख्या केंद्र में है 3,29,000, एमपी में है 173। सक्रिय कर्मचारियों की संख्या केंद्र में है 2,73,000 और एमपी में 134। सक्रिय डिवाइस केंद्र में है करीब 15,000 और एमपी में है 214। डेस्कटॉप से हाजिरी होती है 2,500 लोगों की और एमपी में होती है 78 लोगों की। मध्य प्रदेश में कई चरणों में कर्मचारी अफसरों की हाजिरी ऑनलाइन करने की कवायद हुई, लेकिन हर बार नतीजा सिफर रहा। 2007 से 8 में टीचर की ऑनलाइन हाजिरी की चर्चा, मगर ये लागू नहीं हो पाया। 2020 में सार्थक ऐप से डॉक्टर्स की हाजिरी की व्यवस्था, 2023 में ऐप में बदलाव किए गए। टीचर, डॉक्टर, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हाजिरी सार्थक ऐप के जरिए ऑनलाइन हाजिरी, मगर 25 से 30% से ज्यादा सफलता नहीं। अब जरा वजह जान लीजिए कि आखिर एमपी में हाजिरी का ऑनलाइन सिस्टम क्यों फेल हो गया है। वजह नंबर 1, कर्मचारियों की देरी से आने की आदत, अटेंडेंस ना लगाने की आदत। वजह नंबर 2, अफसर कर्मचारियों की मिलीभगत। वजह नंबर 3, तकनीकी कारणों से आ रही परेशानी। वजह नंबर 4, राजनीतिक प्रशासनिक लापरवाही। वजह नंबर 5, कर्मचारियों को किसी और काम में लगाना। वहीं इस मामले में बीजेपी अपनी ही सरकार का बचाव कर रही है। देखिए, इसमें ऑनलाइन हाजिरी या डिजिटल साक्षरता की ओर जाना एक हमारा संकल्प है और हम उसी दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत सारे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर चलाया जा रहा है, शासकीय कर्मचारी अधिकारियों के स्तर पर चलाया जा रहा है और इसको हम आगे भी लेके आएंगे और कहीं इसमें हम सफल होंगे जरूर। तो वहीं कांग्रेस ने व्यवस्था फेल होने का तंज कसा। यहाँ दफ्तरों में रूटीन के ना तो कोई काम होते हैं, रूटीन में दफ्तर में ना कोई आता है, हाँ, और जिसको छुट्टी बनाना है छुट्टी बनाए, जिसको आना हो आए। दफ्तरों में जो अराजकता है उसके कारण जो नियमित कार्य का संपादन है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। केंद्र सरकार में ऑनलाइन हाजिरी का फॉर्मूला सफल है, लेकिन एमपी में यह फॉर्मूला अनफिट साबित हो रहा है। लेकिन प्रशासनिक कसावट के लिए जरूरी है कि अफसरों और कर्मचारियों के लिए ये लागू किया जाए, जिससे जनता को परेशानी ना हो और फायदा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इसी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंचल, ये समस्या क्या है मध्य प्रदेश के साथ? क्योंकि मुख्यमंत्री तो कभी दिल्ली, कभी झारखंड, अभी महाराष्ट्र गए हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं,
लेकिन अगर बात सरकारी मुलाजिमों की जाए तो ऑनलाइन अटेंडेंस देने में भी उनको समस्या हो रही है। सूरज, ये समस्या कोई आज की नहीं है। 2008 में मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था शुरू की गई थी जब बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट खराब आए थे। तो सबसे पहले ये प्रयोग स्कूलों में किया गया था शिक्षकों के लिए। इसके बाद लगातार शिकायतें मिल रही थी चिकित्सकों के अस्पताल देर पहुंचने से और मरीजों को होने वाली परेशानी के चलते। फिर ये व्यवस्था वहाँ पर भी लागू की गई। इसके बाद एक सारे सरकारी अफसरों में ये व्यवस्था लागू की गई। लेकिन वही देरी से आना, लोगों का लापरवाहीपूर्ण रवैया, कभी मशीन का खराब हो जाना। कई कॉलेज और जो सरकारी दफ्तर हैं वहाँ तो ये तक देखा गया कि मशीनें कबाड़ की स्थिति में पड़ी हुई हैं, मतलब वो मशीनें अब रह ही नहीं गई। तो कई तरीके के बहानेबाजी करके और इस तरीके से कर्मचारी बचते नजर आए, क्योंकि वो समय पर कभी अपने दफ्तर या कार्यालय पहुंचे नहीं। इसे लापरवाही ही मानेंगे और उसमें वरिष्ठ अधिकारियों का भी उतना ही दोष है जितना कि उन कर्मचारियों का जो कि इसके लिए दोषी हैं। तो इसके लिए मजबूत कदम उठाए जाने थे, लेकिन 2014 में लेकिन अंचल, एक चीज तो ये भी है कि केंद्र सरकार ने तो इसे 2014 में लागू कर दिया था। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं, वो तो ऑनलाइन हाजिरी ही लगाते हैं अपने दफ्तर में जाके। लेकिन मध्य प्रदेश में ये कड़ाई से चालू क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या सरकार की तरफ से भी थोड़ी ढील दी गई है या फिर मान लिया गया है अफसरों ने भी और अफसरों के द्वारा भी मान लिया गया है कि चलो ये व्यवस्था तो ऐसे ही चलने वाली है यहाँ? नहीं सूरज, इसे लापरवाही कहेंगे। ये लापरवाही है, इसमें दोष उनका है जो जिनके अधीन है ये कर्मचारी, जो अपनी हस्ताक्षर प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं करते हैं या अपनी अटेंडेंस नहीं लगाते हैं। और केंद्र की अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारी जो है इसमें अपना अनुशासन भी दिखा रहे हैं। ये एक अनुशासन की श्रेणी में भी आता है कि आप समय पर अपने कार्यालय आएँ, अपने कार्य को मुस्तैदी से करें और जब जाएँ तो बाकायदा ऑनलाइन अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो इस तरीके की व्यवस्था ना हो पाने के कारण ही, इसीलिए तो 2008 में जब मध्य प्रदेश में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, स्कूल और शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, चिकित्सा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और इसके बाद तमाम विभाग, चाहे वो महिला बाल विकास हो, चाहे वो आपका राजस्व विभाग हो, सभी जगह पर ये प्रयोग किए गए। लेकिन वो मशीनें कबाड़ बनकर रह गई हैं। उन मशीनों का उपयोग, वो मशीन एक किनारे पड़ी हुई है और आज भी वहां पर अटेंडेंस जिम्मेदारी का बोध भी होता है। हम निजी संस्थान में काम कर रहे हैं, आप भी निजी संस्थान में काम कर रहे हैं। जब हम सही समय पर आ सकते हैं, ऑनलाइन हाजिरी लगा सकते हैं, तो फिर सरकारी कर्मचारियों में इतनी ढीठ क्यों है, उनमें इतना ठेठपना क्यों है कि हम तो भैया कुछ भी आप कर लीजिए, आपकी ऑनलाइन हाजिरी पर हम पंच नहीं लगाएंगे? ये ऐसा क्यों है? ये रवैया क्यों है? देखिए, सरकारी कर्मचारियों की निगहबानी उस तरीके से नहीं होती जैसे कि प्राइवेट कंपनी में या निजी संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों की होती है। आप देखिए, सरकारी कर्मचारी तभी तक काम करता है जब तक उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, या तभी तक पढ़ाई करता है, या तभी तक वो अपनी सक्षमता का पूरा उपयोग करता है। लेकिन जैसे ही सरकारी कर्मचारी को किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है, वो लापरवाही कहीं ना कहीं दिखाता है। और उसका पहला अनुशासन है कि आप समय से अपने दफ्तर पहुंचे और वहां पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सरकारी कर्मचारी तभी तक पढ़ता है, तभी तक काम करता है जब तक उसको सरकारी नौकरी नहीं मिली हो। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए अंचल। तो अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में पाला बदलने वाले विधायकों को लेकर कांग्रेस अब क्या प्लान कर रही है। आपको याद होगा पिछले कुछ समय में जो फहरिस्त है कांग्रेस छोड़कर दूसरे पार्टी में या दूसरे दल में जाने वाली नेताओं की, बहुत लंबी है। कई विधायक भी हैं जो कांग्रेस को छोड़कर मध्य प्रदेश में दूसरे पार्टी में गए हैं या नहीं भी गए हैं। लेकिन अब उनको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ प्लान कर रही है, इस पर जो है सुगबुगाहट सियासत के गलियारों में सुनने की शुरुआत हो गई है। क्या कुछ प्लान कर रही है कांग्रेस, समझिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी में चले गए, समाप्त हो गए। मध्य प्रदेश में बीजेपी में जाने वाले विधायकों को लेकर कांग्रेस अब तक चुप्पी साधे है। ना तो विधायकों से कोई सवाल जवाब किए गए और ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। और वजह है कांग्रेस का ऐसे विधायकों के लिए स्पेशल प्लान। कांग्रेस ने दल बदलने वाले विधायकों के लिए प्लान तैयार किया है। पार्टी 4 जून का इंतजार कर रही है। नतीजों के बाद कांग्रेस पाला बदलने वाले विधायकों जैसे रामनिवास रावत, निर्मला सप्रे और कमलेश शाह को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है।
जीतू पटवारी ने हालांकि संकेत दे दिए हैं, ऐसे विधायकों के लिए पार्टी में जगह नहीं बची। कांग्रेस ने जब वो बीजेपी में चले गए तो स्वतः समाप्त हो गए। जो कानूनी प्रक्रिया उसका पालन किया जाए। कांग्रेस ने जब वो बीजेपी में चले गए तो स्वतः समाप्त हो गए। जो कानूनी प्रक्रिया उसका पालन किया जाए। कांग्रेस अपने तीनों विधायकों को तब तक पार्टी से नहीं निकालेगी जब तक विधानसभा का बजट सत्र शुरू नहीं हो जाता है। बजट सत्र में सरकार के कई फैसलों को सदन से मंजूरी दिलाई जाएगी। ऐसे में कांग्रेस का प्लान क्या है, जरा समझिए। बजट सत्र में कांग्रेस जारी कर सकती है व्हिप। प्रस्तावों पर सरकार के खिलाफ मतदान की मांग करे। दल बदलू विधायकों को साफ करना होगा अपना स्टैंड। गैर हाजिर रहे या विरोध में वोट किया तो सदस्यता जाए, और इसलिए पार्टी ने विधायकों की सदस्यता को निरस्त करने के लिए अलग अलग परिस्थितियों के लिहाज से अलग अलग रणनीति तैयार की। कमलेश शाह, निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत ने बीजेपी तो ज्वाइन की है, लेकिन कांग्रेस से अब तक इस्तीफा नहीं दिया। लिहाजा अब कांग्रेस ऐसे विधायकों पर कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। आने वाले वक्त में दल बदल को लेकर सियासत और गर्म होने के आसार। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। तो अब मध्य प्रदेश से जरा चलिए दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में मारपीट का मामला सामने आने के बाद अब राजनीति में और राष्ट्रीय राजधानी में भी गर्मी बहुत बढ़ गई है। स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। विभव की गिरफ्तारी के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राम और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अपने आवास पर पहुंचे, और इसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी और नेता सौरभ भारद्वाज भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। तो राजधानी दिल्ली में सियासत किस तरीके से करवट बदल रहा है, इस रिपोर्ट में समझ लीजिए। विभव कुमार गिरफ्तार। विभव कुमार खोलेंगे राज से पर्दा। विभव आपका सब कुछ जानते हैं। केजरीवाल के लिए बढ़ेगी मुसीबत। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए दोपहर 12:40 बजे सिविल लाइंस थाने ले गई। पूछताछ के बाद विभव को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। विभव कुमार की गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली के सीएम हाउस से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें सुरक्षा कर्मी स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से बाहर निकाल रहे हैं। वीडियो में दिल्ली पुलिस भी नजर आ रही है। इस बीच राघव चड्ढा को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर देखा गया। सीएम केजरीवाल से मुलाकात के बाद वो विभव कुमार से मिलने थाने पहुंचे। बता दें कि राघव चड्ढा कई महीनों से भारत में नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनकी आंख का इलाज चल रहा है, जिसके चलते उन्हें विदेश में रुकना पड़ा। रिकवरी के बाद वो भारत लौटे हैं। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से शादी के बाद ही वो भारतीय राजनीति से नदारद थे। हालांकि अब इस मामले में जब मीडिया ने राघव चड्ढा से सवाल किया तो वो बिना कुछ बोले ही निकल गए। सिर्फ राघव चड्ढा ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कई नेता इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। जो नेता बोल रहे हैं वो स्वाति मालीवाल को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। 13 तारीख का मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सफारी सूट में 2 पुलिसकर्मी पुरुष हैं और 1 महिला पुलिसकर्मी है। सीएम साहब की सिक्योरिटी के लोग हैं। उनसे स्वाति जी बदतमीज़ी करती हुई नज़र आ रही हैं। कह रही हैं मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा लूँगी। विभव कुमार के लिए अपशब्द बोलती हुई नज़र आ रही हैं। कपड़े उनके ठीक ठाक दिख रहे हैं। आराम से सोफे पे बैठी हैं और कमांड कर रही हैं। विक्टिम नहीं लग रही हैं, हड़का रही हैं। ऐसा लगता नहीं कि वो जो बात कह रही हैं अपनी एफआईआर में वो घटना उनके साथ हुई। लेकिन क्या सिर्फ विभव कुमार की गिरफ्तारी से मामला खत्म हो जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये मामला अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुसीबत बन सकता है। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में केजरीवाल को समन भेजा जा सकता है, जबकि स्वाति मालीवाल ने अब तक अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई बयान नहीं दिया। लेकिन मारपीट उनके घर में ही हुई है, इसीलिए केजरीवाल इस मामले में बच नहीं सकते। केजरीवाल के लिए इसलिए भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि विभव कुमार और स्वाति मालीवाल उनके राजदार हैं। तीनों पिछले 20 सालों से साथ में काम कर रहे हैं। इसलिए न केवल इस मारपीट को लेकर बल्कि शराब घोटाले समेत कई मामलों में विभव कुमार अपना मुंह खोल सकते हैं।
इन सब के बीच स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल के दाहिने गाल और बाएं पैर में चोट के निशान पाए गए। बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बेवाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ के धनगांव में 5 लोगों की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला दरअसल प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी ने प्रेमिका के घर में घुसकर 4 लोगों की हत्या कर खुद को भी फांसी लगा ली। 5 लोगों की मौत की खबर मिलते ही एसपी पुष्कर शर्मा और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि इस घटना का बाद पूरे के पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। तो प्रेम में कभी कभी गुनाह भी हो जाती हैं, गलतियां भी हो जाती हैं और कभी कभी चीजें इतनी खराब हो जाती हैं कि बात हत्या तक पहुंच जाती है और खुदकुशी तक। यही हुआ छत्तीसगढ़ में, जहां पर एक प्रेम प्रसंग में एक लड़के ने, एक युवक ने अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर 5 लोगों की हत्या कर दी और उसके बाद उसने अपने आप को भी मौत के घाट उतार लिया। ये सारंगढ़ के धरगांव का हादसा है, वहां की घटना है और जिसके बाद अब पुलिस की टीम और फॉरेंसिक की टीम भी जांच में जुट गई है। और मिशन ओडिशा पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे ने। सुनिए। आज हमारे साथ उड़ीसा में प्रचार करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका कैंपेन कैसा चल रहा है और आगे की क्या रणनीति है। विजय जी नमस्कार। सबसे पहले जी नमस्कार। नमस्कार। किस तरीके से चल रहा है आपका कैंपेन उड़ीसा में? भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा के कार्यकर्ता समूचे देश में जा करके मतदाताओं के सामने हाथ जोड़ करके अपने सरकार के द्वारा किए हुए कामों को बता करके कमल के निशान के लिए वोट मांग रहे हैं। और यही काम हम लोग छत्तीसगढ़ से बहुत से कार्यकर्ता हमारे जैसे आकर के वो उड़ीसा में अभी काम कर रहे हैं। सुभद्रा योजना को लेकर लोगों में किस तरीके का उत्साह है, क्योंकि आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में पैसा दिया है महिलाओं के खाते में 1-1 हजार रुपए जो आपके वादे थे? यहाँ पर विश्वास लोगों को नहीं होता था, लेकिन हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की स्थिति बताई। मातारी वंदन के माध्यम से माताओं बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपया 1 या 2 तारीख को उनके खाते में मिल जाता है। यहाँ पर योजना का स्वरूप थोड़ा दूसरा है। यहाँ पर 50,000 रुपया दिया जाएगा 2 सालों में, ऐसा किया गया है। तो जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम जो है वो उड़ीसा पहुंचे हुए हैं, तो वहीं भूपेश बघेल रायबरेली में हैं। राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उन्होंने विस्तार न्यूज में खास बातचीत की है हमारे सहयोगी आदर्श सिंह के साथ, वो सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जो रायबरेली में चुनाव प्रभारी भी हैं। सर, क्या माहौल है? चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है आज। देखिए, जहाँ तक के 4 चरण के चुनाव हो गए, 5वें चरण अब परसों होने वाला है और देश की जनता ने मूड बना लिया है और ईवीएम में वैसे भी उनके मत है वो कैद हो चुके हैं। लेकिन जो बातें उभर के आई है उससे एक बात ही स्पष्ट है कि 4 जून को मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कांग्रेस की सीटों की बात करें सर, रायबरेली और अमेठी को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? आप तो यहाँ पर रह रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के तमाम नेता कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, दोनों जगह जनता चुनाव लड़ रही है, या मैं कहूँ कि पूरा उत्तर प्रदेश में जनता चुनाव लड़ रही है। तो जब जनता उठ खड़ी हुई है तो फिर किसी राजनीतिक दल की दाल गलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री लगातार आप लोगों पर हमले कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी पर हों या फिर आप पर घुमा फिरा कर हमले होते रहते हैं, उसके बारे में क्या? देखिए, अब प्रधानमंत्री के पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं, ना देने को कुछ रहा नहीं, ना करने के लिए उसके पास कुछ है। और देश की जनता जान चुकी है और इसलिए बार बार बयान बदल रहे हैं, अपने बात पे कायम नहीं रहे। कैसे विश्वगुरु हैं वो? छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के बारे में क्या कहें, कितने कॉन्फिडेंट हम जीतने वाले हैं? अधिकांश सीट हम जीतने वाले हैं। एक आखिरी संदेश क्या देंगे रायबरेली को लेकर यहाँ के लोगों को? जी, रायबरेली या यहाँ के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? रायबरेली की जनता ने ठान लिया है। ये यहाँ से इंदिरा जी नेतृत्व कर चुकी हैं, यहाँ से सोनिया जी नेतृत्व कर चुके हैं और राहुल जी के बारे में कल सोनिया जी ने जो भावनात्मक बातें कही कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, तो रायबरेली की जनता ने हाथों हाथ लिया है और मैं समझता हूँ रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। तो छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे नक्सलियों के
बयान को लेकर नक्सली जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में एक्टिव रहे हैं और फिर सरकार ने नक्सलियों के ऊपर जिस तरीके से धावा बोला है, उसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज होती है और साथ ही साथ सरकार अपनी पीठ भी थपथपाती है। बीजेपी जहां अपने राज्य में नक्सलियों के खात्मे को लेकर कठोर नीति की तारीफ कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार गड़बड़ी और वाहवाही नहीं कर रही है। उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो बस्तर में, वो छत्तीसगढ़ में लाल आतंक को बढ़ावा दे रही है। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया नक्सलवाद को खत्म करने का और उस वादे को पूरा करने के लिए तीसरी बार मोदी सरकार के लिए वोट मांगे, मगर नक्सलियों को निस्नाबूद करने के लिए केंद्र सरकार का प्लान तो उसी दिन तैयार हो गया था जब विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तभी तो विष्णुदेव साय के सीएम बनने के 4 महीने के भीतर ही 100 से ज्यादा नक्सलियों को छत्तीसगढ़ में मार गिराया गया। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी विष्णुदेव साय के मुरीद हो गए। अब छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में, 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 450 सरेंडर हुए हैं और 153 अरेस्ट हुए। विष्णुदेव साय के राज में कैसे साय नक्सलियों का अंत हो रहा है वो भी जानिए। छत्तीसगढ़ में 4 महीने में 112 नक्सली मारे गए, 375 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 153 नक्सलियों को अरेस्ट किया गया, 143 आईडी बम बरामद किए गए, 112 हथियार जब्त किए गए। पिछले 5 साल में केंद्र में मोदी सरकार और उनके गृह मंत्री अमित शाह लगातार कोशिश में लगे हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त बनाया जाए। मोदी सरकार की कोशिशों के चलते साल 2019 से नक्सली मुठभेड़ में लगातार कमी देखी जा रही है। साल 2019 में मुठभेड़ की संख्या 330 थी, साल 2020 में मुठभेड़ की संख्या 334, साल 2021 में मुठभेड़ की संख्या 253, साल 2022 में मुठभेड़ की संख्या 240 और साल 2023 में मुठभेड़ की संख्या 278। लेकिन विष्णुदेव साय सरकार ने ऐसा क्या किया है कि अचानक से नक्सलियों को हमारे सुरक्षा जवान ढेर कर रहे हैं। 28 सुरक्षा कैंप खोले गए, 29 नए कैंप और खोले जाएंगे। नक्सली इलाकों में विकास कार्य किए गए, 98 किलोमीटर की सड़क बनाई गई, नक्सलियों के इलाके में 2 पुल बनाए, 103 पुलिया बनाई गई, 129 मोबाइल टावर चालू किए गए। विष्णुदेव साय ने उन इलाकों में विकास का काम शुरू कर दिया है जहां अब तक नक्सलियों के डर से कोई जाना भी नहीं चाहता था। बस्तर जैसे इलाकों में पिछले 24 सालों में 1775 लोगों की हत्या की है। सरकार नक्सलियों के गढ़ में आक्रामक होकर तो काम कर ही रही है, साथ में पुनर्वास नीति लाकर नक्सल की दुनिया को छोड़ने वाले लोगों का भविष्य भी संवारने का काम कर रही है। डबल इंजन सरकार के कारण ये संभव हो पाया है कि 3-4 महीनों में ही 112 नक्सली मारे गए हैं, 450 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं और 153 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, अभी तक तो पुनर्वास नीति है जिसके कारण आत्मसमर्पण हो रहा है, लेकिन हम लोग उसको देख रहे हैं कि और अच्छा क्या हो सकता है। बीजेपी के नेता नक्सलियों के खात्मे को लेकर अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। और नक्सलियों से इनका संबंध क्या है और कितने नक्सलियों से इनकी दोस्ती है, इसको भी उजागर करें। और कौन से नक्सलियों से इनकी जो दोस्ती है बताए, हम उनको भी ढेर कर देंगे। और सेना को सहयोग करे, पुलिस को सहयोग करे। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का अहम विषय है कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करें। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी को आले हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नक्सलियों से दोस्ती कर रही है, कांग्रेस ने अपने नेता खोए हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार के संरक्षण में झिरम कांड हुआ, कांग्रेस सरकार में नक्सल घटनाओं में 80% की कमी आई है। नक्सलियों से दोस्ती तो भारतीय जनता पार्टी की है, यह छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। कांग्रेस पार्टी ने तो नक्सली वारदात में अपने पूरे एक पीढ़ी को शहीद किया है। कांग्रेस पार्टी लगातार नक्सली वारदात की शिकार रही है। नक्सल नीतियों को खत्म करने के लिए जरूरी है कि विपक्ष भी इस मामले में सरकार के साथ मिलकर काम करे, क्योंकि नक्सलवाद से सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही हुआ है, लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट,
विस्तार न्यूज। हालांकि इन तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी और सुखद खबर है, क्योंकि यह खबर न केवल राह से भटके लोगों के लिए प्रेरणा देती है, बल्कि सरकार के बेहतर कामकाज पर मुहर भी लगाती है और नक्सलियों के पुनर्वास नीति पर भी। नक्सलवाद से मुख्यधारा में लौटे लिवरू उर्फ दिवाकर ने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है। परीक्षा पास करने के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉल करके युवक को बधाई दी है और उनका हौसला बढ़ाया है। लिवरू उर्फ दिवाकर 14 लाख का इनामी नक्सली था, जिसने महज 16 साल की उम्र में ही हथियार उठा लिया था। लेकिन लिवरू ने नक्सलवाद का हाथ छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने की सोची और अब उसने 10वीं की परीक्षा पास कर ली है। पढ़ाई के बारे में छत्तीसगढ़ में मतलब कभी कभी 3 घंटा 4 घंटा ऐसे पढ़ते थे सर। पढ़ के रात में भी खाना खा के कम से कम 10 बजे पढ़ते थे और दिन में भी सुबह नाश्ता करके कम से कम 10-11 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद फिर 2 बजे से फिर पढ़ते थे 4। तो वहीं किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में स्थानीय और विदेशी छात्रों के बीच हिंसक झड़प की खबरें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों के द्वारा मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना में किर्गिस्तान के 3 पाकिस्तानी छात्रों की लिंचिंग होने से मौत हो गई है। इस घटना के बाद किर्गिस्तान में रहने वाले भारतीयों में भय का माहौल पैदा हो गया है। छत्तीसगढ़ के भी 1500 से 2000 छात्र जो हैं किर्गिस्तान में मौजूद हैं। स्थानीय किर्गिस्तान में मौजूद हालात को लेकर न जाने कितने भय में हैं। यहां तक कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले एक मेडिकल स्टूडेंट से हमारे संवाददाता अनमोल तिवारी ने बातचीत की है। सुनिए। कि भारत की बात करें या फिर भारत के राज्यों की, यानी कि छत्तीसगढ़ में हम फिलहाल हैं, यहाँ से भी काफ़ी संख्या में छात्र जो है किर्गिस्तान पढ़ने जाते हैं। क्या कुछ वहाँ स्थिति है, इसके बारे में हम जानेंगे। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी हमारे साथ हैं, जो खुद किर्गिस्तान में MBBS की पढ़ाई किए हुए हैं। पांडे जी, ये बताइए कि आप तो किर्गिस्तान में रहे हैं, वहाँ का पुलिस प्रशासन कैसा है और अगर इस तरीके की जब घटनाएं होती है तो किस तरीके से मदद किया जाता है? इससे पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या वहाँ? इससे पहले ऐसा तो तत्काल रूप से तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर यहाँ पर ये ज़रूर होता है कि जैसे इंडिया में भी हम देखते हैं कि कोई विदेशी आता है तो एक मानसिकता रहती है कि ये पैसे वाला होगा। इसी मानसिकता के साथ वहाँ के लोग भारतीयों को देखते हैं, अन्य विदेशी लोगों को देखते हैं। तो वहाँ पर आम बात है कि अगर आप अंदर इंटीरियर एरिया में जाएं तो आपके साथ ऐसी घटना, आप चाहे विश्व में कहीं भी रहें, हो सकती है। तो इस प्रकार से तो ये पहली बार हो रहा है। देखिए, किर्गिस्तान से बहुत ही बड़ी खबर है कि जो वहाँ भारतीय छात्र रहते हैं उन पर हमला कर रहे हैं वहाँ के लोकल्स। और अब डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उनका भी ट्वीट आ गया और उन्होंने जितने भी छात्र वहाँ रह रहे हैं उनको सलाह दी है कि वो लगातार एम्बेसी के टच में रहे। कुछ भी अगर होता है तो भारतीय दूतावास के तरफ से उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि ये पूरा मामला क्या है, क्या वजह है कि वहाँ पर इस तरीके की घटना सामने निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पर लंबे ब्रेक पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लापरवाही अब सरकारी कर्मचारियों के तरफ से नहीं बरती जाएगी। सरकार लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त हो गई है। प्रदेश ने बिना सूचना के 1 महीने तक गायब रहने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे कर्मचारियों को निलंबित नहीं बल्कि सीधे बर्खास्त कर दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर एक आदेश भी जारी कर दिया है और अब एक्शन से पहले कर्मचारियों को केवल नोटिस दिया जाना है, उसके बाद सीधे बर्खास्तगी होगी। यानी लंबे ब्रेक पर अगर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के कर्मचारी जाने की सोच रहे हैं तो अब ना जाए, क्योंकि सरकार एक्शन मोड में है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जांजगीर चांपा की, क्योंकि वहां पर प्राथमिक शाला में जो रिटायर्ड हेडमास्टर राजकुमार कश्यप है, इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। स्कूल में पेंटिंग के दौरान उन्होंने 2014 में लोगों को सिखाने का जो सिलसिला शुरू किया था वो आज भी जारी है। राजकुमार कश्यप का योग के प्रति ऐसा लगाव है कि 2023 में रिटायर होने के बाद भी छात्र छात्राओं सहित गांव के सभी लोगों को निःशुल्क योग सिखाते हैं।
तो इससे बड़ी बात यह है कि राजकुमार कश्यप साल के 365 दिन योग कराते हैं। स्कूल की छुट्टी में भी छात्र छात्राओं को योग सिखाते हैं। कला और योग से इतनी ज्यादा प्रगाढ़ता रखने के लिए इन दिनों वो चर्चा में बने हुए हैं और जरूरी भी है कि छात्रों के बीच योग का प्रसार किया जाए। रामकुमार कश्यप पेशे से हेडमास्टर हैं और योग के प्रति उनका यह लगाव आजकल चर्चा में बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं खबर में और इस खबर में आप समझिए, साहब हम पढ़ाई छोड़ देंगे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि बल्कि बालोदा बाजार के भाटपाड़ा के बच्चों का कहना है। भाटपाड़ा के बच्चे जब ये कहने लग जाएं कि साहब हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि सवाल सिस्टम से है, सवाल सरकार से है, क्योंकि शराबियों ने इन बच्चों का जीवन बिल्कुल दुश्वार कर दिया है और शराबियों ने अपनी हरकतों की वजह से अब बच्चों को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। तभी जाके भाटपाड़ा के जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब हम पढ़ाई छोड़ देंगे। ग्राम पंचायत कटनी के इन छात्राओं ने शराब दुकान हटाने को लेकर कलेक्टर को आवेदन दिया था और ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन इन छात्राओं का कहना है कि शराबी अभद्रता और गाली गलौज करते हैं, सिस्टम जो है इस पर कार्रवाई नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत निंदनीय खबर है, क्योंकि अगर भाटापाड़ा के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो उनका भविष्य कैसे बेहतर बनेगा। और वो पढ़ाई छोड़ भी क्यों रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि उनको शराबी परेशान कर रहे हैं और जब वो सवालों के साथ, अपने कंप्लेंट्स के साथ, अपनी दिक्कतों के साथ सिस्टम के पास पहुंचते हैं तो सिस्टम की तरफ से समय पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। हम लोग ना शराब का दुकान बंद कराने के लिए आए हैं। जब हम लोग स्कूल जाते हैं ना तो वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ पे शराबी दारू वगैरह पी के ना गाली गलौज करते हैं, छेड़ते हैं। कितने बार मतलब मारे वारे। कटगी के बच्चे आए थे मेरे पास, तो जिला आबकारी अधिकारी को समक्ष में बुला करके मैंने वो निर्देश कर दिया है तत्काल स्थल निरीक्षण करें। उम्मीद है भाटापाड़ा के बच्चों को प्रशासन का साथ मिलेगा। हालांकि अब आगे बढ़ते हैं खबरों की रफ्तार में, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव उड़ीसा दौरे के बाद आज रायपुर लौटे हैं। यहां उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में भी परिवर्तन की लहर इस बार जोर पकड़ रही है और छत्तीसगढ़ की तरह उड़ीसा भी इस बार बीजेपी के साथ है और बीजेपी को सरकार में लाने वाला है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हमारे साथ हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। अरुण साव जी, आप लगातार उड़ीसा का दौरा कर रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है आपको? उड़ीसा जिस प्रकार से विकास में पिछड़ गया है, उड़ीसा के नौजवान परेशान हैं, माताएं बहनें परेशान हैं, किसान परेशान हैं। पिछले 24 सालों से नवीन पटनायक की सरकार है उड़ीसा में, लेकिन 24 वर्षों में उड़ीसा की जनता का केवल शोषण हुआ है। उन्हें भरोसा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और इसलिए उड़ीसा में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये धान की कीमत, सुभद्रा योजना, कितना फर्क देख पा रहे हैं? उड़ीसा के लोगों का रोज छत्तीसगढ़ आना जाना है और उड़ीसा के लोगों को ये समझ में आ गया है कि मोदी की गारंटी जो दी थी विधानसभा चुनाव में, उसे कैसे इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। और वहां भी हमने मोदी की गारंटी के रूप में 3100 रुपये क्विंटल धान का और सुभद्रा योजना देने का गारंटी दिया है उड़ीसा की जनता को। और इसलिए उड़ीसा की जनता उन वादों पर भरोसा कर रही है, गारंटी पर भरोसा कर रही है और उस भरोसे पर निश्चित रूप से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो आपने सुना, उप मुख्यमंत्री हैं जो लगातार उड़ीसा के दौरे पर जा रहे हैं, वहां प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार उड़ीसा के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर कांकेर से है, जहां अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लगातार खनिज विभाग कार्रवाई कर रहा है कि अवैध रेत उत्खनन जो है वो ना हो। माहूद रेत खदानों के चैन माउंटेन से नदियों का सीना जो है वो ठेकेदार चीर रहे थे, अवैध खनिज निकाल रहे थे, अवैध रेत उत्खनन कर रहे थे और खनिज विभाग मौके पर पहुंचकर
कार्रवाई कर रही है। रेत बदमाशों से हड़कंप मचा हुआ है और रेत बदमाशों में भी अब प्रशासन के लगातार कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। रेत खदानों पर भी रेड पड़ रही है। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कांकेर में अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग की ये एक और बड़ी कार्रवाई है। अवैध खनन जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है किसी भी प्रदेश में, किसी भी सरकार के लिए। उस लिहाज से कांकेर में ये सबसे बड़ी जो है कार्रवाई है, क्योंकि इस कार्रवाई के बाद अब जितने भी अवैध ठेकेदार हैं, जो रेत खदानों के मालिक हैं, उनमें हड़कंप मच गया है कि कहीं शायद अगला नंबर उनका ना हो। चैन माउंटेन से अवैध तरीके से अक्सर जो है वो रेत उत्खनन होते रहता है, ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं। देर रात भी जो है ये अवैध उत्खनन जारी था। शिकायत की गई प्रशासन को और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और तमाम के तमाम जो अवैध रेत खनन करने वाले ठेकेदार हैं उनके बीच हड़कंप का माहौल बना दिया। तो कांकेर में ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।